गंगाराम हॉस्पिटल मैंने खुद देखा हुआ, और जो है महाराजा रणजीत सिंह की मड़िया मैंने देखी हुई है पाकिस्तान लाहौर में। इसके अलावा ये महाराजा रणजीत अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज भैया बात ऐसे जो वीडियो लेके आए हैं उसका टाइटल है कि जो लाहौर है वो भारत से कैसे छिन गया। जो पार्टीशन से पहले लाहौर पाकिस्तान में नहीं था, वो इंडिया में था। इसका ये है टाइटल, ये है कि हाउ इंडिया लॉस्ट लाहौर टू पाकिस्तान, और उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ कि एक ऐसी कैसे, हम हिंदी भूल गया हम पढ़ना, कैसे एक गलती की वजह से लाहौर भारत से छिन गया क्वेश्चन मार्क। तो इसके बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर अगर आप इंडिया और पाकिस्तान से हैं तो आपने एक नाम बहुत सुना होगा उस गोरे इंसान का। उसका नाम था रेड क्लिफ, जिसने भारत और पाकिस्तान की डेस्टिनी लिखी थी कि कौन सा हिस्सा किस तरफ जाएगा। वो कहते हैं कि कुछ सानों भी शौक सीगा ते बाकी तो समझ गए होने चलो यार। और ये मैं भाई का नाम बोल देता हूँ। भाई हैं इंडिया से हैं जिन्होंने ये बोला था कि भाई इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन कीजिए। उनका नाम है मनोज श्रीवास्तव। तो मनोज श्रीवास्तव साहब देखते हैं भाई, और इनकी वीडियो है किन की है, माइस्टिका लैंड की है, और देखते हैं इनके पास कौन से फैक्ट हैं जिसमें लिखा हुआ कि जो लाहौर था वो पाकिस्तान में नहीं था, पहले वो इंडिया में आने वाला था। नॉट श्योर। और सदियों सदियों तक जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक लाहौर पाकिस्तान में ही रहेगा, वो इंडिया में नहीं आएगा। और वैसे अगर फैक्ट जानना है, नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो अच्छी बात है, इस वीडियो को देखते हैं। और अगर इसको विश करना है या वैसे कुछ हाइपोथेटिकली इमेजिन करना है, वो डिफरेंट थिंग्स, जस्ट यूजलेस। पर देखते हैं इनकी जो वीडियो है इनमें कौन से इन्होंने फैक्ट दिए हैं कि किस आधार पे ऊपर इन्होंने ये टाइटल दिया है इस चीज़ का देखने के लिए। और कहते कि जिन्हें लाहौर नहीं देखी और जमिया नहीं, तो मैं भाजी मैं जम चुका, मैं जाया एक बार लाहौर ज़िंदगी में अपनी यार। ये वीडियो देखते हैं, फिर आप भी देखिए। अगर आपको कुछ फैक्ट जो इनमें होंगे मुझे भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं शायद पता होगा, आपको सारे पता होंगे, तो अपने कमेंट में अपना जो भी ओपिनियन होगा आप दे दीजिएगा। पर जरा तहजीब के साथ स्टार्ट करते हैं यार। ये TML, ये रियल फुटेज है ना। अमृतसर 23 लाहौर 12। पंजाबी भाषा में एक कहावत कही जाती है कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया ही नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। पुराने जमाने से ही लाहौर शहर को हिंदुस्तान का दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि मिडिल एशिया और अरब से आने वाले यात्रियों के लिए लाहौर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। और बताया जाता है कि दिल्ली तक पहुंचने के लिए लाहौर से ही गुजरना होता था, लेकिन बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और आज तक ये बात कही जाती है कि लाहौर की ज्यादातर आबादी सिख और हिंदू ही थी। मुझे भी इस यही लिहाज पता से ये शहर हिंदुस्तान के हिस्से में आना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान के। तो आज अपनी इस वीडियो में हम इसी दावे की पड़ताल करने जा रहे हैं कि कैसे लाहौर पाकिस्तान के पास गया। जानना चाहते हैं? और चलिए हमारे साथ लाहौर। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का लाहौर, जहां की ऐतिहासिक और पुरानी हवेलियां आज भी पार्टीशन का दर्द अपने अंदर समेटे हुए हैं। 2017 के आंकड़ों के अनुसार आज यहाँ पर 94.7% आबादी मुस्लिम की है, तो वहीं महज 0.2% आबादी हिंदुओं की, जो ना के बराबर ही है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए। पाकिस्तान के रेवेन्यू का 11.5% हिस्सा अकेले लाहौर से जो आता है। इसके अलावा ये प्रोविंशियल इकोनॉमी में भी 19% का योगदान देता है। लाहौर पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पार्टीशन के वक्त लाहौर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा होने वाला था। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों का भी यही मानना है, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हो पाया। अब इन लोगों की बातें सुनकर बार बार दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि लाहौर पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के हिस्से में जाना चाहिए था। और बाद में ऐसा क्या हुआ कि लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। अब इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों इतिहास में पूरे 76 साल पीछे। शुड लाहौर हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया? देखिए, बड़े बूढ़े बताते हैं कि लाहौर को भारत का हिस्सा मानने के पीछे कई वजह थी। दरअसल उस वक्त रिलीजन के बेसिस पर शहरों का बंटवारा हुआ था। जिस शहर में मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया, और जिस शहर में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया था। लेकिन इसके साथ ही इसमें कई और फैक्टर्स भी शामिल थे। समुदाय की पॉपुलेशन के अलावा ये भी देखा जा रहा था कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप किस रिलीजन के पास ज्यादा है। बता दें कि 1941 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार लाहौर में 40% नॉन मुस्लिम लोग रहते थे, वहीं 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप भी नॉन मुस्लिम्स के पास थी। इस वजह से लाहौर की इकोनॉमी में गैर मुस्लिम का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ये सबसे मेन कारण था कि जिसकी वजह से लग रहा था कि लाहौर भारत का हिस्सा हो सकता है।
इसके साथ ही लाहौर में नॉन मुस्लिम का अधिकार बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल पर भी बहुत ज्यादा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि वहां का श्री गंगा राम खुद देखा लाहौर में, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज जैसे हॉस्पिटल थे जो सिख और हिंदू ही चलाते थे। इसके अलावा ये महाराजा रणजीत सिंह की रियासत की कैपिटल भी थी। देखा मैंने। वहीं तब के लाहौर को और बेहतर समझने के लिए चलिए सबसे पहले आपको यहाँ की सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बता देते हैं। देखिए, आर्य समाज मंदिर, महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, भैरव मंदिर, रावर रोड पर श्री कृष्ण मंदिर, दूध वाली माता मंदिर, महाराजा रणजीत सिंह समाधि, डेरा साहिब, प्रकाश स्थान श्री गुरु रामदास जी, भाभारियान जैन दिगंबर मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर यहाँ के कुछ मशहूर धार्मिक स्थल हैं। वहीं लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 8671 संस्कृति और हिंदी की पांडुलिपियां आज भी रखी हुई हैं। लाहौर में उस समय बड़े व्यापारी हिंदू ही थे। अब यहीं से आता है दोस्तों हमारा अगला सवाल कि जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की थी, प्रॉपर्टी ओनरशिप का फैक्टर भी हिंदुओं के खेमे में था, तो फिर कैसे ये पाकिस्तान में चला गया? हाउ डिड द पार्टीशन हैपन? दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होना था, तब ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्हें आदेश दिए गए थे कि भारत और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि रेडक्लिफ न कभी पहले भारत आए थे और न उन्हें यहाँ के कल्चर की समझ थी। बस अंधे मुंह उन्हें भारत को बांटने का जिम्मा सौंप दिया गया था। उनकी लीडरशिप में एक रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया और इसी कमीशन ने बंटवारे के लिए बॉर्डर लाइन बना दी। उन्होंने जो बॉर्डर बनाया, बाद में उसे ही तो रेडक्लिफ लाइन का नाम दिया गया था। उन्होंने ही डिसाइड किया था कि भारत और पाकिस्तान में कौन सा शहर कहां पर रहेगा। वहीं लाहौर का फैसला भी रेडक्लिफ ले चुके थे कि उसे किस खेमे में डालना है। और इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद आती है 12 अगस्त 1947 की वो तारीख जहां से शुरू हुई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस उठापटक। लाहौर में बंटवारे की बात को सुनकर दंगे फैल चुके थे। उधर बताया जाता है कि लाहौर ने आज से पहले कभी ऐसी सुबह नहीं देखी है। सड़कों पर हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। अंग्रेजों का कहना था कि किसी ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह बाहर उड़ा दी थी और इसी के विरोध में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था। महज 24 घंटे के अंदर ही लाहौर में हालात इतने बिगड़ गए थे कि गवर्नर जेंकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजकर फौज को बुलाने का डिमांड कर दी। उन्होंने लिखा था कि लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कत्लेआम करते हुए कई पुलिस वालों को भी देखा गया है। इसके साथ ही एक बड़े मुस्लिम नेता लियाकत अली ने एक नारा भी दिया था कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली, हर मोहल्ले में यही नारा गूंज रहा था। लोग बताते हैं दोस्तों कि लाहौर के इस कत्लेआम की असल वजह सिरिल रेडक्लिफ ही थे। उनके ऑफिस से ही यह इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। लाहौर पहले भारत के हिस्से में ही आना था, लेकिन 12 अगस्त को इतने लोगों का खून बहा कि लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। कहते हैं कि रेडक्लिफ का एक एसोसिएट पाकिस्तान को कोई भी बड़ा शहर ना दिए जाने से नाखुश था। लाहौर भी जब हाथ से निकलने लगा तो उसने यह इन्फॉर्मेशन लियाकत अली को भेज दी थी। कुलदीप नैयर नाम के एक पत्रकार ने एक रेडियो चैनल को बता दिया था कि उसकी रेडक्लिफ से मुलाकात हुई थी। इस दौरान रेडक्लिफ ने नैयर से कहा था कि बॉर्डर लाइन खींचने के लिए उसे सिर्फ 10 से 12 दिन मिले थे। उन्होंने बस एक बार हवाई जहाज से ही भारत को देखा था और उसे बताया गया था कि लाहौर हिंदुओं का शहर है, उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों से ज्यादा है। लाहौर तब बहुत बड़े शहरों में गिना जाता था दोस्तों, इस लिहाज से उसे हिंदुस्तान का हिस्सा होना था। लेकिन पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ा शहर मिला था नहीं। तो रेडक्लिफ का कहना है कि बंटवारे के बाद मुझसे नाराज रहने वाले पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि मैंने भारत से लेकर उन्हें लाहौर दिया है। इसके साथ ही उस समय सिरिल रेडक्लिफ ने जो बॉर्डर डिसाइड किया, उसके हिसाब से पंजाब के 2 शहर फिरोजपुर और गुरदासपुर भी पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। और कुछ दिन बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडक्लिफ से दोनों शहरों को वापस भारत में शामिल करने का आदेश दिया था। तो माउंटबेटन के इस आदेश से उन दोनों शहरों में भी बहुत मारकाट हुई थी। इसके दूसरे तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स फौज के बंटवारे का भी दबाव बना रहे थे। फील्ड मार्शल सर क्लाउड अचिलेक भी रेडक्लिफ के पास आ चुके थे। ज्योग्राफिक पॉपुलेशन के हिसाब के साथ फौज के बंटवारे का प्लान बना। इसके अलावा एयरफोर्स के भी 10 स्क्वाड्रन थे। इनमें से 8 भारत और 2 पाकिस्तान को दिए गए। इसी तरह नेवी के 2 यूनिट भारत को और 1 पाकिस्तान के हिस्से में चली गई।
तय ये हुआ था कि अप्रैल 1948 तक दोनों देशों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल अचिलेकी रहेंगे। दोनों देशों की सेनाएं बेलगाम ना हो, इसके लिए जॉइंट डिफेंस काउंसिल बनाया गया था, जिसके चेयरमैन लॉर्ड माउंटबेटन खुद बने। बताया जाता है दोस्तों कि 3 अगस्त को गांधी की कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मुलाकात हुई। नेहरू के कहने पर गांधी ने हरि सिंह से सिर्फ इतना कहा था कि रामचंद्र काक को निकाल दीजिए। दरअसल रामचंद्र काक हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे। 12 अगस्त को महाराजा ने काक को बर्खास्त कर दिया था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उस दिन गांधी ने अगर हरि सिंह से भारत में मर्ज होने की गुजारिश की होती तो कश्मीर की जो आज समस्या है वह होती नहीं। लेकिन गांधी सिर्फ काक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला तक ही बात करके वापस आ गए। इसकी एक बड़ी वजह जून में माउंटबेटन का कश्मीर दौरा था। जून के तीसरे सप्ताह में माउंटबेटन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह से मिलने पहुंचे। माउंटबेटन ने कहा कि यहाँ की ज्यादा आबादी मुस्लिम है, ऐसे में पाकिस्तान में जाना ही सही होगा। महाराजा ने माउंटबेटन की बात खारिज करके उनकी सलाह ठुकरा दी। महाराजा का झुकाव जिन्ना से ज्यादा नेहरू की तरफ था, तभी उन्होंने अपने सबसे विश्वास वाले आदमी काक को भी हटाने में देर नहीं की। इसके साथ ही देखा जा रहा था दोस्तों की आजादी की तैयारियां सिर्फ अपने देश में ही नहीं चल रही, बल्कि लंदन में भी वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा था। यहाँ भारतीयों का सबसे बड़ा अड्डा इंडिया हाउस हुआ करता था। लंदन में तब कृष्ण मेनन हाई कमिश्नर होते थे। तय हुआ था कि कृष्ण मेनन की लीडरशिप में आजादी से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित होगा। ब्रिटिश पीएम एटली और उनके कैबिनेट को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया। इसके अलावा कृष्ण मेनन 1957 में देश के रक्षा मंत्री भी बने। अब इन सब चीजों के बीच अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो रेडक्लिफ की इन गलतियों का खामियाजा सीधे तौर पर लाहौर की जनता ने तो भुगता। जो लाहौर शायद भारत के हिस्से में होना था वो पाकिस्तान में चला गया और लाहौर से बड़े बड़े हिंदुओं और सिख जमींदारों को अपनी शर्ती छोड़कर भारत की तरफ आना पड़ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। रेडक्लिफ ने जो लाइन खींची थी, चलो मेरे को ना इनकी जो वीडियो है इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है महात्मा गांधी के लिए। मैं चलो उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ जो मैं सोचता हूँ। क्योंकि मैं मेरे हिसाब से मैं सबसे पहली बात मैं बताऊँ पार्टीशन की। तो चलो ये तो हाइपोथेटिकली बात करी कि पहले वहाँ जा रहा था, पर उसमें कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं दिया गया जिसमें कि लगे कि ये पहले वहाँ पे था। पर चलो जो हो गया वो हो गया। उस टाइम को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं या उस चीज़ को फिक्स तो नहीं कर सकते हैं, पर कंसोल जरूर कर सकते हैं। कंसोल उस चीज़ से करते हैं, उन फैमिलियों से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पार्टीशन के टाइम में फैमिलियाँ इम्पैक्ट हुई थी या इफेक्ट हुई थी वो था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, पर वो था पंजाब। मैं पंजाब के लिए बहुत मतलब मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है कि जब पार्टीशन हुआ तो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा पंजाबीज थे। पंजाबियों ने कितनी चाहे एक चाहे वो जो हिंदू पंजाब में रहते थे या मुस्लिम पंजाब में रहते थे, पर थे वो पंजाबी, क्योंकि वो पंजाबी स्पीकिंग लोग थे ना। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी जो लव वन होते हैं वो खोए। तो सबसे ज़्यादा मेरे मतलब इस वीडियो में उनको बताना जरूर चाहिए था कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा था उस टाइम वो पड़ा था पंजाबियों के ऊपर। और मैं अभी तक भी उस चीज़ को खुल के बोल सकता हूँ कि जो पार्टीशन में सबसे ज़्यादा क्रूअल्टी हुई थी वो पंजाबियों के ऊपर हुई थी। बांटना नहीं बांटना इस तरह बांटना, पर उस टाइम जो एक ना पोलिटिकल जो फैक्ट थे उस टाइम के और रिलीजियस फैक्ट थे, उसमें इंसानियत को भुला के वही था कि बस कोई ये भी नहीं, वही सेम लोग थे जो किसी टाइम पे चाहे हिंदू थे या मुस्लिम थे या सिख थे, वही जो सेम आंगन में इकट्ठे बैठ के खेलते थे, इकट्ठे एक शॉप पे जाके खाना खाते थे। मतलब जैसे जो भी शॉप मैं ऐसे कह रहा हूँ उस टाइम में उसी ढाबों के ऊपर बैठ के रोटी खाते थे। बाद च वो एक दूजे ਨੂੰ मारन चले गए। जो पहले कहते थे भाभी या बाजी, वही उस टाइम एक ऐसा जोश भर दिया गया। जोश कुछ साइकोलॉजिकली ऐसी एक बना दी जाती है ना एटमोसफेयर सोसाइटी में, तो उहदे विच सारे आके ना जिन्होंने पहले ताए चाचे या फुफियाँ मतलब दूसरे रिलीजन के लोगों को जितना बुलाते थे, बाद उस जब कटाई स्टार्ट हुई, कटाई इन द सेंस कि जब मारना लोगों की दूसरे को स्टार्ट हुआ कि ये पाकिस्तान में आएगा, ये हिंदुस्तान में जाएगा, वो उस टाइम सारे इंसानी लोग बोल गए। तो सबसे बड़ी बात थी कि पंजाबी जो थे ना सारे पंजाबी ही इम्पैक्ट हुए थे डायरेक्टली। वो तो बाद दूसरी बात मैं आ जाता हूँ भाई के जो फैक्ट के ऊपर, उसमें कुछ मेरे को खास कुछ फैक्ट उसमें लगे नहीं जो उन्होंने दिए, पर चलो इस फॉर गुड टू बी इंक्रीज नॉलेज। पर ऑन द सेम टाइम मैं महात्मा गांधी की बहुत सारी चीज़ों से नहीं एग्री करता, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ता रहता हूँ। मैं महात्मा गांधी से ज़्यादा भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसको मैं ज़्यादा
फ़ैन हूँ, क्योंकि जब भी आप देख लीजिए महात्मा गांधी की बुक भी पढ़ोगे थे और या उनकी जो नीतियाँ थी, मतलब इंडिया के लिए भी उस टाइम, पाकिस्तान तो नहीं बना था, वो बदलती रहती टाइम बाय टाइम। उन्होंने कभी भी एक स्टेबल जो उसकी उनकी नीतियाँ होती थी, मतलब नीतियाँ बोलते हैं, एक आइडियोलॉजी या एक उनकी डेफिनेशन, एक क्लियर कंसाइज होता है ना, एक रास्ता दिखाना, वो नहीं थी उनकी, कभी भी नहीं थी वो टाइम के साथ बदलती रही, टाइम के साथ ऐसी बदली, और एक इमेज उन्होंने दिखाई कि नहीं मैं वही हूँ, पर वो नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर की जो शुरू से ही जो थे वो स्टार्ट तक वही रहे। अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, सतगुरु को बचा सकते थे। चलो अब उसमें कोई है नहीं, अब हम तो वापस नहीं ला सकते, पर चलो उनको सल्यूट ही कर सकते हैं। एक 23 साल की उम्र में खुद, मतलब उस टाइम तो नहीं बना था पाकिस्तान, तो पर वो भी सब वो लाहौर में ही है ना, वो चीज़ वो लाहौर में ही है, उनका जो घर था वो लाहौर में ही है। जैसे मैंने पाकिस्तान विजिट किया अपनी लाइफ में, तो सबको पता ही होगा मोस्टली, मैं और बहुत बार बोल चुका हूँ। इन्होंने बोलना वो था कटास राज का शिव जी का मंदिर, और गंगाराम हॉस्पिटल मैंने खुद देखा हुआ, और जो महाराजा रणजीत सिंह की मड़िया मैंने देखी हुई है पाकिस्तान लाहौर में। क्योंकि पर यार जो भी था वीडियो, चलो एक मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, पर अच्छी थी। अगर किसी को बेसिक नॉलेज पर इसमें बिना फैक्ट के बात की हुई है, मतलब थोड़ी सी, तो अगर और एविडेंस होता तो इट विल बी मच बेटर। चलो यार, स्टेबलाइजेशन अभी अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और, आपकी राय तो अलग हो सकती है, अगर राय होना अच्छी बात है, पर उसके साथ कुछ रियलिटी भी होनी चाहिए, फैक्ट भी होने चाहिए। अगर आपको इससे कोई बेटर वीडियो है जिसमें कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, तो आई विल डेफिनेटली लुक। और इसके बाद भाई के बारे में जरा देखते हैं बात। चलो यार, स्टेबलाइजेशन हैप्पी, ऑल सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय।